प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पर चर्चा अपन कर रहे थे और राजनीति विज्ञान के इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान को समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं का जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई परिभाषाओं का अध्ययन करने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। राजनीति विज्ञान, जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा किया था कि इसका एक यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है, इसका जो सार्वजनीन परिभाषा है वो नहीं बनाया जा सका है। और नहीं बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि राजनीति विज्ञान का मूल जो है राज्य हैं और राज्य का मूल मनुष्य है। ये चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। और मनुष्य की विचार प्रवणता प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो विचार प्रवणता जितनी अधिक है उतना ही इस परिभाषा को स्थिर बना पाना मुश्किल है। इसी प्रकार जैसे जैसे नए रिसर्च सामने आते गए, नए सिद्धांत सामने आते गए, विद्वानों की नई पीढ़ियों में बदलाव होता गया, वैसे वैसे इसकी परिभाषाओं में भी बदलाव होता गया। चूँकि एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इसकी स्थापना बहुत थोड़े समय पहले से मानी जाती है और व्यवस्थित रूप से 16वीं शताब्दी के बाद जो है इसकी स्थापना मानी गई। हालांकि जैसा कि भारतीय दृष्टिकोण और पश्चिमी दृष्टिकोण के रूप में हमने जिक्र किया था कि भारतीय दृष्टिकोण में अति प्राचीन विषय हैं और पश्चिमी दृष्टिकोण में करीब 2500 से लेकर 2700-2800 साल पुराना विषय है, लेकिन व्यवस्थित अनुशासन के रूप में करीब 16वीं शताब्दी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद में लगातार इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन आते रहते हैं। तो कुछ परिभाषाओं का जिक्र हमने पहले किया, आज कुछ और नई परिभाषाओं की तरफ अपन बढ़ते हैं। जैसा कि पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन, केवल राज्य का अध्ययन है। उसके बाद दूसरी परिभाषा, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सरकार का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा, राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके साथ ही जो चौथी परिभाषा हमने पढ़ी थी उसका जिक्र हम थोड़ा रुक के करेंगे। इससे बीच में एक और परिभाषा हम पढ़ेंगे और वो है राजनीति विज्ञान संस्थाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान संस्थाओं का अध्ययन है। क्योंकि राज्य का गठन, जैसा कि गार्नर की परिभाषा में हमने पढ़ा, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र होना चाहिए। व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र का जो निर्माण है वो संस्थाओं के माध्यम से होता है। और राज्य का जो दर्शन है या जिसे आप राज्य कहेंगे, वह राज्य वास्तव में एक अमूर्त संकल्पना है। उस राज्य का वास्तविक दर्शन संस्थाओं के रूप में ही होता है, चाहे वह उसकी विधायी संस्थाएं हों, चाहे उसकी कार्यपालक संस्थाएं हों, चाहे उसकी न्यायिक संस्थाएं हों। इसके अलावा और भी उसकी बहुत सारी सपोर्टिंग जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के माध्यम से ही राज्य अनुप्राणित होता है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य का दर्शन वास्तव में संस्थाओं के रूप में ही होता है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संकल्पना, मनोवैज्ञानिक संकल्पना मात्र है। राज्य को हम कहीं बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। इसीलिए राज्य का जो दर्शन है वो संस्थाओं में ही होता है या संस्थाओं के माध्यम से ही होता है, या यूँ कहें कि संस्थाएं ही राज्य का संचालन करती हैं। क्योंकि
सरकार स्वयं राज्य की अपने आप में एक कार्यपालक संस्था है। सरकार स्वयं राज्य की एक अपने आप में कार्यपालक संस्था है, इसीलिए इसको भी शामिल किया जा सकता है। अगर दूसरी परिभाषा को भी शामिल करें तो सरकार भी जो है एक संस्था के रूप में राज्य में शामिल होती है, या संस्था बन के राज्यों को एक वास्तविक स्वरूप प्रदान करती हैं। इसीलिए इसके जो राजनीति विज्ञान है वो संस्थाओं का अध्ययन अगर नहीं करता है तो उसे हम पूरा नहीं मान सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो कानूनी संस्थाएं हैं, इसका जो संविधानों का निर्माण है, संविधान है, या इसकी जो न्यायिक व्यवस्था है, इसकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मिलके ही राज्य को एक वास्तविक संकल्पना प्रदान करते हैं, वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए जब तक हम इन संस्थाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो है राज्य राजनीति विज्ञान अपने आप में पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो परिभाषा है वो संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देती है। पूर्व परिभाषाओं में केवल राज्य का अध्ययन या सरकार का अध्ययन या दोनों का अध्ययन शामिल है, लेकिन ये सब संस्थाओं से ही अनुप्राणित होते हैं, क्योंकि राज्य जो है वो अमूर्त और मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। केवल राज्य का दर्शन आपको संस्थाओं के माध्यम से होता है, या राज्य को आप संस्थाओं के रूप में ही समझ सकते हैं। इसीलिए संस्थाओं के अध्ययन के बिना राज्य का अध्ययन पूरा नहीं है, और इसके बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूरा नहीं है। इसीलिए ये जो परिभाषा है वो ये कहना चाहती है, ये बताना चाहती है कि संस्थाओं के माध्यम से ही राज्य का अध्ययन हो सकता है। इसीलिए संस्थाओं का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। और संस्थाओं शब्द यहाँ पर व्यापक है, इसमें हम राज्य के किसी देश के संविधान को भी शामिल करेंगे, उसके कानूनी जो ढांचा है उसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा उसके जो कार्यपालक संस्थाएं हैं उसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा उसका जो न्यायिक संगठन है उसको भी शामिल करेंगे। न्यायिक संगठन है, उसका जो विधायी संगठन है या उसकी विधायी संस्थाएं हैं, उसकी विधायी संस्थाएं हैं, उसके जो सैन्य संगठन है या जो सैन्य संस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली जो एजेंसियां हैं, ये सभी उसकी संस्थाओं के रूप में शामिल की जाएंगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली संस्थाएं। इसके अलावा उसके और भी कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में राज्य में पाई जाती है। तो जब तक इन संस्थाओं का अध्ययन आप उसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूरा नहीं होगा। इसीलिए राज्य के राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा इस राज्य के संपूर्ण तंत्र को, उसकी संपूर्ण व्यवस्था को शामिल करती हैं। तो संस्थाओं का अध्ययन, ये परिभाषा स्पष्ट करती है कि संस्थाओं का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है या राजनीति विज्ञान है। अब इसके अलावा कल जो हमने चौथे नंबर पर जो परिभाषा पढ़ी थी वह परिभाषा थी मानव तत्व के संदर्भ का अध्ययन। मानव तत्व के संदर्भ का अध्ययन। मानव तत्व के संदर्भ का अध्ययन जो है वो, यद्यपि इस परिभाषा की चर्चा हमने कल की थी, लेकिन संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद इस पर पुनः जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी जो परिभाषाएं हैं वो कहीं न कहीं मनुष्य से ही अनुप्राणित होती हैं। जैसा कि गार्नर की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि राज्य के लिए भी जन समूह होना आवश्यक है। जन समूह या जनसंख्या के रूप में या वर्तमान शब्दावली के रूप में हम उसको नागरिक कहेंगे। तो नागरिक के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं है। तो राजनीति विज्ञान का मूल राज्य है, राज्य का मूल नागरिक है। दूसरी परिभाषा कहती है कि सब केवल सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, केवल सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। अगर इस परिभाषा को 100% मान के स्वीकार किया जाए तो सरकार का गठन करने वाली जो इकाई है वो भी कौन है? जन समूह है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें भारत सरकार या राजस्थान सरकार, तो भारत सरकार में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो जनसमूह है, भारत का नागरिक हैं। राजस्थान सरकार में जो बैठा हुआ जनसमूह है वो राजस्थान का, भारत का नागरिक है, जनसमूह है। तो यूँ कहें कि जैसे राज्य जनसमूह या नागरिक के बिना
बिना पूरा नहीं हो सकता, वैसे ही सरकार का गठन भी नागरिक के बिना नहीं हो सकता है। तीसरी परिभाषा दोनों को स्वीकार करती है, राज्य और सरकार, अर्थात दोनों ही नागरिक समूह जन समूह के बिना नहीं बनाए जा सकते हैं। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जन समूह या नागरिक या व्यक्ति ही मूल हैं इस विषय का, क्योंकि ये सभी परिभाषाएं कहीं न कहीं इसके बिना अधूरी हैं। चौथी जो परिभाषा का जिक्र हमने किया कि संस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान है, ये कुछ नॉमिनल संस्थाओं के नाम लिखे, राज्य के अनगिनत संस्थाएं हैं। ये तो केवल हमने केवल समझने के दृष्टिकोण से बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम यहाँ पर लिखा है। राज्य के अनगिनत संस्थाएं हैं, असंख्य संस्थाएं हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो सारे के सारे व्यक्तियों से ही अनुप्राणित होते हैं। न्यायाधीश भी नागरिक होते हैं, विधायी संस्थाओं में बैठे हुए विधायक भी नागरिक होते हैं, सैन्य संगठनों में बैठे हुए व्यक्ति जो डिफेंस पर्सोनेल्स हैं वो भी देश के नागरिक होते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली एजेंसियों में कार्यरत जो लोग होते हैं वो भी उस देश के नागरिक होते हैं। जो कार्यपालक जिसे हम सरकार कहते हैं वो भी हैं। कानूनी ढांचे को बनाने वाली संस्था है या संविधान है, ये भी व्यक्तियों द्वारा ही बनाया जाता है। न तो सुनने इसको बनाता है और न सुनने के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि यहाँ भी व्यक्ति ही होने चाहिए, मानव होना चाहिए। तो जो परिभाषा थी मानव तत्व के संदर्भ का अध्ययन, वो इन परिभाषाओं का एक तरीके से निष्कर्ष प्रदान करती है कि जब तक इन सब के साथ आप मानव संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे, राज्य के साथ मानव संबंध का अध्ययन, सरकारों के साथ मानव संबंध का अध्ययन या जो संस्थाएं हैं उनके साथ मानव संबंधों का, मानव तत्व के संबंधों का अध्ययन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा होगा। तो मानव तत्व के संदर्भ का अध्ययन बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली है और इस शब्दावली के द्वारा हमें ये स्पष्ट करना होगा कि मानव तत्व का जो संदर्भ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लास्की का विचार भी हमने कहा था कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ये विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति शासन की, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, इनकी सोच और समझ क्या है या उनके क्रियान्वित करने के तरीके कितने उचित या अनुचित हैं। इस प्रकार मानव पर प्रभाव डालने वाली जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, राज्य हैं, संगठन हैं, उन सब के साथ मानव का तालमेल कैसे हो या उसके जीवन को सुखमय बनाने का जो प्रयास इसके द्वारा किया जाए वो किस रूप में हो, किस ढांचे में हो, ये जो अध्ययन करेगा वही चौथी पांचवी परिभाषा के अनुसार राजनीति विज्ञान होगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की ये जो परिभाषा है वो एक सारगर्भित परिभाषा, उपरोक्त परिभाषाओं की जो निष्कर्षात्मक परिभाषा इसे हम कह सकते हैं। अब इसके आगे जो बात है वो ये है कि जैसे जैसे राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, उसके जो अप्रोचेज बदलते गए, ये जो परिभाषाएं थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परिभाषा कही जा सकती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में। और उसके बाद जैसे मॉडर्न अप्रोच राजनीति विज्ञान का आया तो उसके बाद परिभाषाओं में और परिवर्तन आए। क्योंकि हम शुरू से ये कहते आए हैं कि मानव की जो विचार प्रवणता है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये बदलती रही है। अब यथार्थवाद जो है, यहाँ तक राजनीति विज्ञान का आदर्शवादी स्वरूप था। इन परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान का आदर्शात्मक स्वरूप दिखाई देता है। और उसके बाद में जो मॉडर्न अप्रोच इसका आया तो मॉडर्न अप्रोच में यथार्थवादी जो स्वरूप था वो यहाँ पर दिखाई देता है। और यथार्थवादी स्वरूप में राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया। और इसके अनुसार ही राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में भी परिवर्तन आते गए। यद्यपि मानव तत्व के संदर्भ को अब पूर्णतः भुलाया नहीं जा सका, यथार्थवादी राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप में भी मानव तत्व का संदर्भ हमेशा से मौजूद रहा।
था और इन परिभाषाओं में मानव के क्रियाकलापों के और राज्य के क्रियाकलापों के आपसी संबंधों को ही राजनीति विज्ञान परिभाषित के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अर्थात राज्य के संदर्भ में मानव क्रियाएं, ये नए स्वरूप की परिभाषा आई। राज्य के संदर्भ में मानव के क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन, राजनीति विज्ञान कहलाया। ये मॉडर्न अप्रोच के अनुसार इसकी परिभाषा निकल कर के आई। और फिर राजनीति विज्ञान को अनेक विद्वानों ने शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और यहाँ पर राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन या शक्ति विज्ञान के रूप में सामने आया। राजनीति विज्ञान, शक्ति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, शक्ति विज्ञान या शक्ति अध्ययन के रूप में सामने आया। राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान या शक्ति अध्ययन के रूप में सामने आता है। यहाँ राजनीतिक व्यवहार और गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति तत्व क्रियाशील रहता है। ये विचार जो है इस विज्ञान को क्रियाशील करता है या इस विज्ञान को संबंधित शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर एक प्रमुख विचारक का एक उद्घोष है, कैटलिन का उद्घोष है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, अर्थात शक्ति संदर्भ ही मुख्य रूप से क्रियाशील है। इस रूप में इसको परिभाषित किया गया। राजनीति विज्ञान को राज्य व्यवस्था के अध्ययन का विज्ञान भी कहा गया। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन। राज्य व्यवस्था का अध्ययन, ये एक बड़ी परिभाषा जिसने इन सभी परिभाषाओं को जो है ओवरलैप किया है। अब राज्य व्यवस्था बड़ा शब्द है, इसमें इसके सभी संगठन, संस्थाएं, ढांचे, क्रियाविधियां, सब व्यवहार सब शामिल हो गए। प्रमुख समर्थक थे इसके डेविड ईस्टन और उनका मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है। संपूर्ण समाज, डेविड ईस्टन का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था इस व्यवस्था का एक उपरूप है या उपव्यवस्था है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्य समाज में राज्य जैसे अनेकों संगठन पाए जाते हैं, राज्य भी उनमें से एक संगठन है। समाज बड़ा है, राज्य छोटा है। यूँ कहें कि समाज की एक उपव्यवस्था या उपशाखा के रूप में राज्य नामक संस्था या राज्य नामक संगठन पाया जाता है और उसकी जो उपव्यवस्था है उसका जो अध्ययन है वह राज्य व्यवस्था का अध्ययन है और इसके एक अभिन्न अंग के रूप में इसका अध्ययन होता है। राज्य व्यवस्था की में अनेक संरचनाएं क्रियाशील होती हैं, जैसे संविधान है, सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह है, जनमत है, निर्वाचन है, आपका जनसंपर्क के साधन हैं, शासन की नीतियां हैं। ये सारी उपसंरचनाएं जो हैं इसमें क्रियाशील रहती हैं। तो इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान जो है वो कहलाएगा। और इससे आगे बढ़ते हुए एक और परिभाषा आई और वो आई डिसीजन मेकिंग को लेकर के, निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, डिसीजन मेकिंग ही राजनीति विज्ञान है। और जो विषय, जो अनुशासन इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो अध्ययन करता है या उसकी व्याख्या करता है वही राजनीति विज्ञान है। क्योंकि राज्य के मुख्य अंग के रूप में सरकार सर्वोच्च होता है या सरकार संप्रभुता का प्रयोग करती है और सरकार या कार्यपालिका का जो मुख्य काम है वह है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग
और इस डिसीजन मेकिंग में जो है पॉलिसी फ्रेम करना ही सरकार का मुख्य कार्य है। पॉलिसी फ्रेम करना ही सरकार का मुख्य कार्य है और स्वयं राज्य इसके माध्यम से सरकार जो है राज्य के मुख्य कार्य को यहाँ पर पूरा करती है। और इस रूप में जो कार्य किया जाता है वो कार्यपालिका या सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार चूँकि राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करती है तो इस रूप में राज्य के मुख्य कार्य को सरकार के माध्यम से पॉलिसी फ्रेम करके पूरा किया जाता है। तो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन शासन का सर्वोच्च कार्य है, राज्य का सर्वोच्च कार्य है और जो संगठन जिसे हम सरकार या कार्यपालिका कह रहे हैं वो इस कार्य को करता है और इस प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विषय ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध शासन या सरकार से है और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य है मौजूदा परिस्थितियों में नीति संबंधी निर्णय लेना, जिसका जिक्र हमने अभी किया। और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों कारकों को प्रभावित करने के संदर्भ में। नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया दोनों जो कारक हैं उनको जो प्रभाव डालने वाला अध्ययन है वही राजनीति विज्ञान है। इस दृष्टिकोण की मान्यता ये भी है कि नीति निर्माण, नीति प्रक्रिया से गुजरना और नीति निर्माण करना स्वयं में मानव जीवन का भी एक अभिन्न अंग है और मानव की प्रकृति के संबंध में ही शासन की नीति प्रक्रिया और नीति निर्माण का अध्ययन किया जाना चाहिए। वास्तविक राजनीतिक जीवन में शासन के नाम पर निर्णय लेने का कार्य स्वयं व्यक्ति ही करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, राज्य व्यक्ति से बना है, सरकार व्यक्ति से बना है, संस्थाएं व्यक्ति से बनी है, अर्थात इनका दर्शन व्यक्ति मात्र में, जन समूह में, नागरिक में ही होता है। तो वास्तविक जीवन में निर्णय लेने का काम जो सरकार के रूप में व्यक्ति करते हैं, इसलिए निर्णय की प्रक्रिया और निर्णय निर्माण पर निर्णयकर्ताओं का व्यक्तित्व, अभिरुचि, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, मानसिक स्तर और निर्णय लेने की शक्ति आदि के तत्वों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, चाहे वह ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वह मॉडर्न अप्रोच हो, जैसा कि हम सामान्य भाषा में कहते आ रहे थे कि प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक एक सर्वकालिक परिभाषा का अभाव, सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव दिखाई पड़ता है, किंतु राजनीति विज्ञान मानव जीवन का अध्ययन करने वाला या मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस विषय पर सभी विद्वान एक मत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थी परिभाषाओं के संदर्भ में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में एक संक्षिप्त और सारगर्भित चर्चा। और यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान में एक नवीन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, यानी कि परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत दोनों के बीच में समन्वय उत्पन्न किया जाए और इस समन्वय में यथार्थ और आदर्श दोनों के बीच समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के वास्तविक अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि ये परिभाषाएं आदर्शात्मक स्वरूप की हैं, ये परिभाषाएं यथार्थवादी स्वरूप की हैं, ये परंपरागत दृष्टिकोण है, ये आधुनिक दृष्टिकोण है। अब एक नवीन विचार यहाँ पर नवीन विचार प्रवणता उत्पन्न हो रही है और वो ये है कि दोनों के बीच में, दोनों दृष्टिकोणों के बीच में समन्वय किस प्रकार से किया जावे या दोनों में समन्वय किस रूप में होवे, ये एक नया विचार यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। आदर्श और यथार्थ में समन्वय कैसे किया जाए, अर्थात जो आदर्श और यथार्थ में समन्वय करें या जिस दृष्टिकोण के अनुसार ये अध्ययन किया जा सकता है या हम सरकार और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के बीच में या जन समूह के बीच में समन्वय कैसे स्थापित करें, जो विज्ञान इस अध्ययन को करता है, इस अध्ययन को बताता है, वही राजनीति विज्ञान वर्तमान समय के अनुसार है।
तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें ये समझ लेना होगा कि सर्वकालिक परिभाषा का अभाव है। समय समय पर विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, किंतु सभी विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट चर्चा अगले वीडियो में।